by the Home Minister of India in respect to Bengal. CBI head, ED head, NIA head. Some serious action has been planned, mark my words, in the next 150 hours. दोस्तों, बंगाल जीतने के लिए बीजेपी और उसके बड़े चेहरे किस कदर बेचैन हैं, इसकी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में सरकार की ओर से ममता बनर्जी की टीएमसी को राजनीतिक अखाड़े में बैकफुट पर धकेलने के लिए 150 घंटे का प्लान बनाया गया है। अब इस प्लान में जिन चीजों को शामिल किया गया है उन्हें जानकर आप कहेंगे, क्या जीत के लिए कोई पार्टी इतनी बेचैन हो सकती है? दोस्तों, जैसे ही मोदी शाह और उनकी सरकार इस प्लान पर अमल करने की तैयारी में थी, वैसे ही दिल्ली से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास इसकी जानकारी पहुंच गई। उन्हें बताया गया कि अगले 150 घंटे में दिल्ली की सरकार बंगाल की राजनीति पर असर डालने के लिए क्या करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब ये बात सरकार चलाने वालों को समझनी चाहिए कि जब वो सत्ता में रहते हुए अपनी पार्टी बीजेपी की राजनीति को मजबूत करने के लिए फैसले लेते हैं तो विपक्ष को कमजोर करने की उनकी हर रणनीति की भनक विपक्षी नेताओं तक भी पहुंच जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार के भीतर उनके लोग मौजूद हैं। अब जिस तरह से ममता बनर्जी को इस कथित खुफिया फैसलों की जानकारी मिली है, उससे यही लगता है कि उनके भी कुछ लोग सरकारी तंत्र में मौजूद हो सकते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आखिर ममता बनर्जी की राजनीति को कमजोर करने के लिए मोदी शाह का ये 150 घंटे का प्लान क्या है? इस प्लान के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार क्या करने वाली है और इसे जमीन पर लागू करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा? क्या ये प्लान पूरे बंगाल में लागू होगा या कुछ खास इलाकों को निशाना बनाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जब इस प्लान की पूरी जानकारी ममता बनर्जी तक पहुंच चुकी है तो इसे नाकाम करने के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई है? दोस्तों, टीएमसी के 2 वरिष्ठ सांसदों डेरेक ओब्रायन और शशि पांजा को ममता बनर्जी ने इस कथित प्लान का खुलासा करने की जिम्मेदारी दी। इसी के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो दावा किया ये वाकई में चौंकाने वाला है। ओब्रायन के मुताबिक अगले 150 घंटे में बीजेपी बंगाल के ऐसे क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है जहां वो राजनीतिक रूप से कमजोर है, और इस बड़े कदम के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो सबसे पहले सुनिए डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा। We have credible information that a meeting has been called by the Home Minister of India in respect to Bengal. CBI head, ED head, NIA head. And here goes. We're saying this today. In the next 150 hours, some serious action has been planned before phase 2 of the polls. Mark my words, in the next 150 hours, some devious action has been planned. From Delhi, we learn this will probably happen somewhere in the districts of South Bengal, where the BJP are a big zero. South 24 Pargona, North 24 Pargona, Calcutta, Howrah, Hooghly. They are a big zero in other districts too, but तो आपने सुना ओब्रायन का दावा कि सीबीआई, ईडी और एनआईए अगले 150 घंटे में टीएमसी के खिलाफ बड़े कदम उठा सकती है। उनका कहना है कि ये सब पहले से तय योजना का हिस्सा है और इसकी जानकारी उन्हें दिल्ली से मिली है। बताया जा रहा है कि एक कार्रवाई दक्षिण बंगाल में हो सकती है, जहां बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 183 सीटें अकेले दक्षिण बंगाल से आती हैं और यही इलाका टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इन क्षेत्रों में मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम जैसे जिले शामिल हैं। अगर इन 183 सीटों में से ज्यादातर पर टीएमसी जीत दर्ज करती है तो बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचना
बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ओबरायन ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में एक पूर्णकालिक बीजेपी कार्यकर्ता की तरह सक्रिय हैं। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने सीबीआई, ईडी और एनआईए के प्रमुखों के साथ एक बैठक की है, जिसमें अगले 100 से 150 घंटे के भीतर चुनाव से पहले किसी बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई है। ओबरायन के मुताबिक दक्षिण बंगाल के कई जिलों में ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जैसे इलाकों में चुनावी सफलता नहीं मिलने के बाद बीजेपी हताशा में ऐसे कदम उठा रही है। दोस्तों, ये इंसानी स्वभाव है। जब आप लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते तो हताशा बढ़ने लगती है। अगर ओबरायन के आरोपों को सही मान लें तो इसका मतलब यह है कि रणनीति के मामले में बीजेपी ममता बनर्जी से पीछे नजर आ रही है। इसी वजह से उनके मुताबिक अमित शाह और पूरी बीजेपी मशीनरी ममता बनर्जी को हराने के लिए जरूरत से ज्यादा ताकत झोंक रही है। ओबरायन का कहना है कि एक महिला नेता को हराने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय एजेंसियों और हजारों सुरक्षा कर्मियों को मैदान में उतारना पड़ रहा है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ 150 घंटे के इस प्लान का नहीं है, सवाल उससे भी बड़ा है। क्या देश की सबसे अहम संवैधानिक और जांच एजेंसियां चुनावी रणनीति का हिस्सा बन रही हैं? क्या लोकतंत्र में सत्ता और सिस्टम के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इन आरोपों के जरिए यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। वहीं बीजेपी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा, क्योंकि अगर 150 घंटे के भीतर कुछ बड़ा होता है तो सवाल और तेज होंगे, और अगर नहीं होता है तो भी ये बहस खत्म नहीं होगी, क्योंकि वक्त रहते ममता बनर्जी की टीम ने ये खुलासा किया और शायद इस दबाव की वजह से ही सरकार बैकफुट पर आई हो। फिलहाल बंगाल की सियासत में तापमान बढ़ चुका है, आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है और जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होंगे? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Why are they doing this? Or why are they thinking of doing this? When you cannot win people's hearts, you get desperate. This is desperation at the highest level. Why is all this being done? Only one reason. To defeat a woman. To defeat a woman, you need 18 cabinet ministers. We'll show it to you on the screen. 18 cabinet ministers, the prime minister, the home minister, the defense minister, more than half a dozen chief ministers, the ED, the CBI, the NIA, MLAs, and 2,400 platoons. You saw those photographs of the chiefs of CAPF, BSF, CISF, CRPF, SSB, IDP, all on one side. And on the other side is a woman, Mamata Banerjee, self-made, all of 5'4". All this to defeat one woman. And the final point from me, as I said, I won't take more than 5 minutes. And after that, on this point and everything else, my colleague Shoshi Panja will address you. What is the BJP's track record on one issue only? Promises made to women and how they deliver or how they break these promises. 3 examples. Maharashtra. After winning the elections, they promised the Ladki Behan Yojana, and they removed the names of 90 lakh women
after winning the elections. 90 lakh. Second example, Delhi. Promised 2,500 to each woman. By the way, these are all copies of Mamata Banerjee's internationally acclaimed brainchild of Kanyashree, of Lokhi Bhandar. So Delhi promised 2,500. Nothing delivered. And the third promise, in Bihar, transferred 10,000 to women before elections. Now they've won the election, they've asked for the money back. So BJP makes promises to women, they do not deliver. বড় বড় কথা বলে কিন্তু শেষে মহিলাদের কোনো সম্মান দেয় না and বড় বড় কথা বলে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পয়সা দেবে শেষে দেবে গোল্লা